मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आपका लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। दश रूपककार आचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी है। अवस्था निकृति नाट्यम, अर्थात किसी अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में विविध मत हैं। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में भारतीयों और पाश्चात्यों विचारकों के अलग अलग दृष्टिकोण माने जाते हैं। जैसे भारतीय विद्वान नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के अनुसार देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की थी। जैसे जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतामेव च यजुर्वेदाद् भिन्नयं रसानार्थवनादपि। इस नाटक नामक पंचम वेद के लिए आचार्य विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। भगवान शिव ने तांडव नृत्य दिया तथा माता पार्वती ने लास्य नृत्य दिया। भरत मुनि की देखरेख में सर्वप्रथम अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया गया। वहीं पाश्चात्य विद्वान पिशेल के अनुसार कठपुतली के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर रिजवे के अनुसार नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ। प्रारंभिक काल में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन हुआ था। प्रोफेसर हिलेब्राम कहते हैं और प्रोफेसर कोने के अनुसार भारतीय नाटकों का उदय लोकप्रिय स्वांगों से हुआ। रूपक अर्थात नाटक के भेद। 10 रूपककार आचार्य धनंजय के अनुसार नाटक 10 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे संस्कृत में श्लोक है, नाटकम सप्रकरणम प्राणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ विथयम केहा मृगा इति। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और इहा मृग, ये नाटक के 10 भेद यानी 10 रूपक माने गए हैं आचार्य धनंजय के अनुसार। भेदानुसार अंकों की संख्या। प्राण, प्रहसन, विथि, व्यायोग में अंक 1 होता है। अंक और इहा मृग में विकल्प 4 भी आता है। समवक में 3 अंक, डिम में 1 और बढ़ता है। प्रकरण में पूरे होते पूरे 10 व नाटक पास से 10 चलता है, अर्थात अंकों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित होती है। जैसे भाण में 1 अंक होता है, प्रहसन में 1, विथि में 1, व्यायोग में 1 अंक, अंके में 1 या 4 अंक, इहा मृग में 1 या 4 अंक, समवकार में 3 अंक, डी में 4 अंक। नाटक 5 से 10 तक, प्रकरण 10 होते हैं। भाणे प्रहसने विथि व्यायोगे चैकेकम भवेत, अंके च इहा मृगे तु एकम वा तदुर्भवेत, समवकारे त्रीणि च डिमे भवन्ति च चतुः, नाटके पंचात् दशम तु प्रकरणे पूर्णा मता। भाण में केवल 1 ही अंक और 1 ही पात्र होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि नाटक के जो भेद हैं उनमें कितने अंक होते हैं। अलग अलग भेद हैं और उन अलग अलग भेदों में नाटकों के जो अंक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जानेंगे नाटक के लक्षण कौन कौन होते हैं। तो संस्कृत में श्लोक दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नाटक के कौन कौन से लक्षण होते हैं। नाटकम ख्यात्य
वृतं सयात पंच संधिमा संवंतिम विलास सहृदादिगुण वद्युकतम नाना विभूति भी सुखदुः खसमुद भृतिम नाना रस निरंतरम पंचादिकाश परास्त त्राकाम परिकृता प्रख्यात वंश शोरा जर्षि धीरोदात प्रतापवान दिव्योथ दिव्यादियो वा गुणवानायोपमतः एक एव भदे भवेदंगी श्रृंगारो वीर एवं वा अंगमन्यरसाः सर्वे कार्यो निर्वहणे भूतः चत्वारः पंच वा मुख्या कार्या वयापृत पुरुषाः गोपुच्छाग्रह समाग्रम तु बंधनम तस्य कृतितम। अर्थात एक नाटक में निम्न लक्षण प्रांत होते हैं। नाटक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियों एवं 5 कार्य अवस्थाओं से समन्वित 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे 5 अर्थ प्रकृति बीज, उसकी 5 कार्यावस्थाएं आरंभ और 5 संधियां हैं मुख्य। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बीज है ना, बीज 5 अर्थ प्रकृति है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य और 5 अवस्थाएं हैं आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। तो बीज और आरंभ मिलकर मुख बनता है, बिंदु और प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख बनता है, पताका और प्राप्ति आशा मिलकर गर्भ बनता है, प्रकरी और नियताप्ति मिलकर विमर्श बनता है, वही कार्य और फलागम मिलकर निर्वहन बनता है। नाटक में स्थान स्थान पर विलास, हर्ष, शोक आदि गुणों का समावेश एवं सुख दुख आदि की अनुभूति होनी चाहिए। नाटक में 5 से लेकर 10 अंक तक होने चाहिए। अंक मतलब दृश्य समझ लीजिए। नाटक का नायक किसी प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त एवं प्रतापशाली राजर्षि होना चाहिए। नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस में से कोई एक प्रधान अंगी रस होना चाहिए एवं अन्य रस सहायक रूप में साथ चलना चाहिए। नाटक का कथानक गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान आपस में जुड़ा होना चाहिए, अर्थात कहानियाँ जुड़ी होनी चाहिए, चाहे आरंभ हो या अंत हो या मध्य हो, अर्थात उसमें निरंतरता होनी चाहिए। नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ तो संस्कृत में दिया गया है। बीज, बिंदु, पताकाख्य, प्रकरी, कार्य लक्षणाः अर्थ प्रकृतः पंचता या एताः परिकृताः। अर्थात एक नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ कार्य करती हैं। वो कौन कौन सी हैं 5 प्रकृतियाँ नाटक की? तो पहला है बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका और चौथा प्रकरी और अंत में है कार्य। तो जानते हैं इसके बारे में हम लोग। बीज क्या होता है अर्थ प्रकृति में? नाटक के कथा वस्तु के आरंभ में स्वल्पोदिष्ट मूल बात को बीज कहा जाता है, जो पहले सूक्ष्म कथन होते हुए बीज की भांति धीरे धीरे विस्तार प्राप्त करता है। बिंदु क्या होता है? मुख्य कथा के साथ जुड़ी हुई किसी अवान्तर कथा की समाप्ति के अवसर पर प्रधान कथा के साथ संबंध विच्छेद न होने देने वाली प्रकृति को बिंदु कहते हैं। यह जल में तेल बिंदु के समान शीघ्र ही चारों तरफ फैल जाती है। पताका किसे कहते हैं? ऐसी कथा जो मुख्य आधिकारिक कथा के मध्य से प्रारंभ होती है, कुछ समानांतर दूर तक चली जाती है, उसे पताका कहते हैं। जैसे रावण में सुग्रीव की कथा। प्रकरी ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के मध्य में प्रारंभ होती है, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, उसे प्रकरी कहते हैं। जैसे रामायण में जटायु एवं शबरी की कथा। कार्य कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को कार्य कहते हैं। इस कार्य तक पहुंचने का माध्यम 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। नाटक की 5 कार्यावस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है आरंभ, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राप्त्याशा, चौथा नियताप्ति और अंतिम है फलागम। आरंभ किसे कहते हैं? किसी कथा वस्तु के प्रारंभ होने पर उसके फल की प्राप्ति की उत्सुकता आरंभ कहलाती है। प्रयत्न
उस फल की शीघ्र प्राप्ति के लिए उपाय आदि चेष्टाओं को प्रयत्न या विकास कहते हैं। प्राप्त्याशा फल प्राप्ति के कार्य मार्गों में विघ्नों का आना एवं फल प्राप्ति में अनिश्चित की अवस्था बनना प्राप्त्याशा कहलाती है। नियताप्ति फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता के निश्चित हो जाने की अवस्था को नियताप्ति कहते हैं। फलागम कार्य की सफलता के साथ में अन्य समस्त वांछित फलों की प्राप्ति को फलागम कहते हैं। नाटक की 5 संधियाँ। अर्थ प्रकृतियों को कथानक के अभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने वाली अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं में किसी एक प्रयोजन अन्विति को दूसरी प्रयोजन अन्विति से युक्त करने वाला संबंध संधि कहलाता है। ये 5 प्रकार की होती हैं। तो संस्कृत में श्लोक के माध्यम जानेंगे। मुख्य प्रति मुखे गर्भः साम वर्षोप संहृति। मुख संधि पहला है आपका नाटक की 5 संधियों में पहला संधि है मुख संधि, दूसरा प्रतिमुख संधि, तीसरा गर्भ संधि, उसके बाद है अवमर्श और निर्वहन। तो आइए जानते हैं मुख संधि क्या है। तो यह बीज नामक प्रकृति और आरंभ अवस्था के संयोग से उत्पन्न होती है। वहीं प्रतिमुख संधि क्या है। यह बिंदु नामक अर्थ प्रकृति एवं प्रत नामक अवस्था के संयोग से उत्पन्न होती है। गर्भ संधि क्या है। यह पताका अर्थ प्रकृति एवं प्राप्त्याशा नामक अवस्था के संयोग से स्वतः सिद्ध संधि है जो फल प्राप्ति में अनिश्चितता से भरी होती है। आगे संधि है अवमर्श। यह प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति एवं नियताप्ति नामक अवस्था के संयोग से उत्पन्न होती है। इसमें विलोभन आदि भावों के माध्यम से निश्चित फल प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। निर्वहन संधि क्या होता है। यह कार्य नामक अर्थ प्रकृति एवं फलागम नामक अवस्था के संयोग से उत्पन्न होती है। यह कार्य को पूर्ण फल प्राप्ति तक ले जाने वाली संधि है। अतः प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए बिखरे हुए अर्थ समुदाय के समाहार हो जाने को निर्वहन संधि अथवा उपसंधि कहते हैं। नाटक के तत्व। तो नाटक के 7 तत्व माने जाते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र परिचय, तीसरा है कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। तो ये नाटक के 7 तत्व हैं। कथा वस्तु, पात्र परिचय, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। आइए इनके बारे में डीपली जानते हैं। कथा वस्तु नाटकम ख्यात वृतः स्यात् अर्थात नाटक की कथा वस्तु का आधार पौराणिक ऐतिहासिक सर्वसाधारण में प्रचलित प्रख्यात कथा होती है। कहीं कहीं पौराणिक एवं ऐतिहासिक का मिश्रित रूप भी दिखाई देता है। इस प्रकार कथा 3 प्रकार की होती है। प्राख्यातो पाद्यमी श्रतभेदा त्रिधापि तत्त्रिधा। नाटक की कथा वस्तु को अंक एवं दृश्यों में विभाजित किया जाता है। कथा वस्तु के 3 प्रकार हैं। पौराणिक कथा वस्तु, ऐतिहासिक कथा वस्तु, मिश्रित कथा वस्तु। पौराणिक कथा वस्तु। इस कथा वस्तु में पुराण एवं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कथा को कथानक के रूप में चुना जाता है। ऐतिहासिक कथा वस्तु। यह इतिहास सम्मत घटनाओं पर आधारित होती है। मिश्रित कथा वस्तु। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा का संबंध करके नाट्यकार कल्पना प्रसूत कथा वस्तु की संरचना करता है, वह मिश्रित कथा वस्तु कहलाती है। आगे जानेंगे पात्र परिचय, जो दूसरा नाटक का तत्व है। नाटक का मुख्य पात्र नायक कहलाता है एवं उसकी पत्नी या प्रेमिका नायिका के रूप में चित्रित होती हैं। कुछ नाटक नायिका प्रधान भी होते हैं, जैसे ध्रुवश्री। नाटक में नायक 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला धीरोदात्त, दूसरा धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। धीरोदात्त कौन है? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक धीरोदात्त कहलाता है। वहीं श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु अभिमानी नायक धीरोधत्त कहलाता है। धीर प्रशांत कौन है? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली नायक धीर प्रशांत कहलाता है। धीर ललित श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कला और क्रीड़ा प्रिय नायक धीर ललित कहलाता है। तो पात्र परिचय में 4 नायक के प्रकार बताए गए हैं। वहीं नाट्य शास्त्र के अनुसार
नायिका के भी 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वकीया यानी स्वीय, परकीया, सामान्य या सामान्य गणिका। ये 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार नायिकाओं के, स्वकीया, परकीया, सामान्य। दशा भेद के आधार पर नायिका के 8 भेद माने जाते हैं। तो हम लोग पात्र परिचय भी जान रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भेद हैं वो जान रहे हैं। दशा भेद के अंतर्गत 8 प्रकार हैं। स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, वर्णोहत कंठिता, खंडिता, कलहांतरिकता, विप्रलभता, प्रोषित पतिका और अभिसारिका। तो ये 8 प्रकार हैं नायिकाओं के। अब जानेंगे तीसरा तत्व नाटक का, कथोपकथन या संवाद। यह नाटक का प्राण तत्व कहलाता है। इसके माध्यम से एक पात्र दूसरे पात्र से संभाषण करता है, जिससे उसके मन के विचारों को व्यक्त किया जाता है। मनोवैज्ञानिक चित्रण इसका मूल आधार है। वहीं चौथा तत्व है नाटक का देश काल वातावरण। देश काल वातावरण के द्वारा तत्कालीन परिवेश को प्रकट किया जाता है। नाटककार को संकलन त्रय अर्थात स्थान, कार्य और समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाषा शैली अंतिम अंतिम तत्व है, ठीक है ना, नहीं अंतिम ने 7 तत्व है ना, तो ये 5वां तत्व है भाषा शैली। नाटक के कथानक को भाषा एवं शैली प्रसिद्धि तक ले जाती है। पात्रानुकूल भाषा का ध्यान रखा जाता है। भाषा सरल, सुबोध एवं लालित्यपूर्ण होनी चाहिए और माधुर्य व प्रसाद गुणों से युक्त भाषा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे है उद्देश्य, जो नाटक का छठा तत्व है। उद्देश्य, नाटक उद्देश्य प्रधान होना चाहिए, जिसमें दर्शक, श्रोता एवं पाठक नाटक से शिक्षा ग्रहण कर सके एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित साधनों द्वारा फल प्राप्ति कर सके। इसी प्रकार नाटक आदर्श नाटक का स्थान प्राप्त करता है। अंतिम आपका नाटक का तत्व है अभिनेता। नाटक का प्रधान गुण अभिनय होता है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करने की क्षमता। इसके अभाव में नाटक की कथा, उपन्यास एवं कहानी बनकर रह जाती है। वह दर्शक तक तभी पहुंच सकता है जब नाटक अभिनय के गुणों से युक्त हो। आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, हिंदी नाटक का विकास क्रम। हिंदी नाटक काव्य परंपरा के संपूर्ण विकास क्रम को मुख्यतः 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु, पूर्व भारतेंदु काल नाटक, जो 1857 ईस्वी से पूर्व रचित नाटकों को माना गया है। वहीं भारतेंदु कालीन नाटक हैं 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर है प्रसाद कालीन नाटक 1900 से लेकर 1930 ईस्वी तक। फिर प्रसादोत्तर कालीन नाटक है 1930 से लेकर अब तक। तो ये नाटक को 4 भाग हैं आपके, पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, भारतेंदु कालीन नाटक, प्रसाद कालीन नाटक और प्रसादोत्तर कालीन नाटक। विशेष बातें हम लोग जानते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात सभी प्रकार के काव्यों में नाटक सबसे सुंदर काव्य रचना होती है। हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक है रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन, जो लगभग 1700 में लिखा गया था। तो पहला नाटक मौलिक नाटक किसका है? महाराज विश्वनाथ जी का, जो रीवा के नरेश थे, और नाटक का नाम है आनंद रघुनंदन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वरचित कालचक्र नामक ग्रंथ में बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास अर्थात भारतेंदु के पिता द्वारा रचित नहुष, जो 1857 को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। परंतु यह नाटक तात्विक दृष्टि से पूर्ववर्ती ब्रज भाषा पद्य नाटकों की परंपरा में ही माना जाता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि हमारे जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने अपने पिता गिरधर दास, जिनका नाम पूरा है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो भारतेंदु के पिता हैं, है ना, उन्होंने अपने पिता के ही लिखे हुए पहले नाटक को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है, जिसका नाम है नहुष, जो 1857 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर ओझा के अनुसार गए सुकुमार रास हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि गए सुकुमार रास हिंदी का पहला नाटक है, जो 1877 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है
रणधीर प्रेम मोहिनी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये, जो लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं लाला सीताराम। तो इन्होंने अंग्रेज़ी कवि जिनका नाम है शेक्सपियर, इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। ये सर्वाधिक अनुदित नाटक लिखने वाले लेखक में भी माने जाते हैं, लाला सीताराम। हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक अथवा खड़ी बोली का पहला नाटक है शाकुंतलम। तो पहला अनुदित यानी ट्रांसलेट नाटक है, और खड़ी बोली का भी पहला नाटक कौन है? शाकुंतलम, जो 1863 में प्रकाशित हुआ। और इसको अनुदित करने वाले अनुवादकर्ता का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत इम्पॉर्टेंट है शाकुंतलम। आपको बताना है कि शाकुंतलम जो है किसका नाटक था, जिसको अनुवादित किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, यानी इस पर अभिनय किया गया था। 1868 में लिखा गया नाटक है ये, और लेखक है इसके शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता, यानी समस्या जिसमें दिखाई जाए ऐसे नाटकों के जन्मदाता कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जयशंकर प्रसाद को हिंदी ऐतिहासिक नाटकों का जन्मदाता बताया गया है। और समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य का नाम है करुणालय, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो 1913 में प्रकाशित हुई। तो हिंदी का पहला गीति नाट्य है करुणालय, 1913 में प्रकाशित, लेखक है जयशंकर प्रसाद। हिंदी में नाट्य परंपरा के जनक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक जयशंकर प्रसाद। रचना है उनकी कामना नाटक, 1927 में प्रकाशित। इप्टा जो जन्य नाट्य संघ है, इसका स्थापना वर्ष है 1989। भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच बंगाल में स्थापित हुआ। तो पाश्चात्य रंगमंच यानी जो विदेशी रंगमंच है, जो कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में स्थापित हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नाटक विधा में। तो पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक 4 भागों में बांटा गया था नाटक को, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ये तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये हमने पढ़ा था ना, इसी को हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, यानी जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखना शुरू नहीं किया था, उसके पहले भी नाटक लिखे गए, और किन्होंने लिखे, कब लिखे, ये जानेंगे। तो समय काल है इसका 1857 ईस्वी से पूर्व का समय, मतलब 1857 से पहले, 97 से पहले जो लिखे गए नाटक हैं। इस कालावधि में निम्न रचनाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें नाटक के कुछ तत्व प्राप्त होते हैं, यानी पूरे तत्व नहीं बल्कि कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया परीक्षा में, ठीक है। तो पहला है संदेश रासक, जिसके लेखक हैं अब्दुल रहमान, जो प्रकाशित हुई 13वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में। गोरक्ष विजय विद्यापति की है 13वीं शताब्दी में। उषा हरण, रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, ये सब किसके हैं? विद्यापति के, ठीक है ना। आगे है रामायण महानाटक, प्राणचंद्र चौहान के द्वारा लिखा गया है। समय काल देख लें आप। समय सार बनारसी दास। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र कई बार देखा है मैंने, परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रबोध चंद्रोदय, ये भी कई बार पूछा गया है, यशवंत सिंह के द्वारा। करुणाभरण लच्छी राम कृष्ण जीवन। शकुंतला नेवाज, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह। सभासार रघुराय नागर। हनुमन नाटक कवि उदय हृदय राम द्वारा। राम करुणाकर कवि उदय हृदय राम द्वारा। और नहुष जो हरिश्चंद्र जी के पिता हैं, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा। तो 1857 में प्रकाशित हुआ, यही नाटक माना गया है पहला। अब जानेंगे भारतेंदु नाटक, यानी भारतेंदु काल में जो रचनाएं हुई। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राजा लक्ष्मण सिंह की। तो राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने अभी बताया था मैंने आपको कि जो शाकुंतलम नाटक का जिन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था 1863 में। तो ये भी मैंने पूछा था कि इसके लेखक कौन है, मतलब ओरिजिनल जो जिन्होंने लिखा है वो कौन है, तो वो हैं कालिदास। यह संस्कृत साहित्य में कवि
कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हिंदी अनुवाद है, जिसे शाकुंतलम नाम से जो है हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने। संस्कृत में इस नाटक के संबंध में यह उक्ति प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थकः तत्र श्लोक कस्य चतुष्टयम्। गणेश कवि का नाटक है, जो भारतेंदु का नाटक के नाटककार हैं प्रद्युम्न विजय। ये भी कई बार पूछा गया है। तो प्रद्युम्न विजय जो है 1863 में प्रकाशित हुआ गणेश कवि जी के द्वारा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1868 में। जानकी मंगल से कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि इस नाम से तुलसीदास ने भी रचनाएं की हैं, लेकिन ये नाटक है वो काव्य था, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो जानकी मंगल यह हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस नाटक में भाग लेकर लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जानकी मंगल किनके द्वारा रचित है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कई बार ये पूछा गया है। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और ये हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, यानी इस नाटक पर पहली बार रंगमंच पर अभिनय किया गया था। वहीं रामचरितावली 1887 में लिखा गया। अब हम लोग बात करेंगे भारतेंदु कालीन के अगले नाटककार, जो मुख्य नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। क्योंकि भारतेंदु कालीन नाटक की बात करें और उनकी बात ना करें तो अच्छी बात ना होगी ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कुल 17 नाटक रचे हैं। याद रखेंगे आप, कितने नाटक लिखे हैं? 17 नाटक, जिनमें से 8 अनुदित यानी दूसरे के नाटक का अनुवाद किया गया और 9 मौलिक नाटक माने जाते हैं। यानी खुद से उन्होंने जो नाटक लिखे वो 9 हैं, और जो दूसरों के नाटक को जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुदित किया है, वो 8 है। तो 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया आपका। 17 नाटक लिखे। तो पहले बात करेंगे हम लोग अनुदित नाटक की। तो पहला है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विखंड और धनंजय विजय। तो कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। तो ये 8 नाटक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था? जिनका अनुवाद किया था, ठीक है। तो विद्या सुंदर की बात करते हैं हम लोग। 1868 में प्रकाशित हुई है ये। और ये नाटक किनका था? ये नाटक पहले किस नाम से लिखा गया था? चौर पंचाशिका, ठीक है ना। चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है ये। रत्नावली तो संस्कृत में हर्ष द्वारा रचित नाटिका का हिंदी अनुवाद है ये। हर्ष ने नाटिका लिखा था और उसको रत्नावली के नाम से अनुदित किया है भारतेंदु ने। पाखंड विडंबन, तो ये संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी अनुवाद है। ध्यान देंगे आप, प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्ण मिश्र ने लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंदु ने पाखंड विडंबन के नाम से। धनंजय विजय कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजयम नाटक के 3रे अंक का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी संस्कृत में कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी नाटक का हिंदी अनुवाद है। यह षट्टक श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत जननी, यह नाट्य गीत था पहले, जो संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है भारत जननी के नाम से। मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी में शेक्सपियर द्वारा रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवादित नाटक है। तो ये 8 जो हैं आपके वो अनुवादित नाटक हैं। अब जानेंगे उनके मौलिक नाटकों की, जिनकी संख्या है 9। तो आइए देखते हैं। तो पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, विशस्य विष्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। तो ये उनके 9 मौलिक नाटक हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति पहला मौलिक नाटक। तो यह प्रहसन श्रेणी का नाटक है। किस श्रेणी का नाटक है? प्रहसन। ध्यान देंगे आप।
इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध भी किया गया है ना, हिंसा का विरोध किया गया है इसमें, पशु बलि प्रथा का विरोध। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है। प्रेम जोगिनी में तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। वहीं श्री चंद्रावली में नाटिका में प्रेम भक्ति का चित्रण किया गया है। विश्वमौषधम में यह देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण करता है। देशी राजाओं की क्या करता है? दुर्दशा का चित्रण। और यह भाण श्रेणी का नाटक है। किस श्रेणी का? भाण श्रेणी का, विशस्य वाला। और वहीं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस श्रेणी का नाटक है? प्रहसन। याद करना है आपको। भारत दुर्दशा, इस नाटक में अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। यह इनका पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला राजनीतिक नाटक कौन है? भारत दुर्दशा। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। किससे प्रभावित है ये? प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से। नील देवी, यह गीति रूपक श्रेणी में आता है। नाटक का कौन सा रूप है ये? गीति रूपक। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। अंधेर नगरी के बारे में तो सब जानते हैं, यह प्रहसन है। क्या है ये? प्रहसन। तो याद रखना है, अंधेर नगरी प्रहसन है, विशस्य विश्वमौषधम भाण है, और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती भी प्रहसन है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे बात। यह इनका पहला आधुनिक नाटक है। कौन सा? अंधेर नगरी। और इसमें प्रशासनिक तंत्र पर व्यंग्य भी किया गया है। सती प्रताप गीति रूपक श्रेणी में आता है, ठीक है ना। और यह नाटक जो है भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है, और बाद में इस नाटक को पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। सती प्रताप को पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। अगले भारतेंदु कालीन नाटककार हैं लाला श्री निवास दास। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं मैं पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, आप खुद देख लेंगे। तो लाला श्री निवास दास का नाटक है प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, और एक भी ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। कई बार पूछा गया है। प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तीनों जो है प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसको आप याद कर लें। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो यह नाटक जो है रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा प्रतीत होता है। इस दुखांत नाटक में पाटन के राजकुमार एवं सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अब पढ़ेंगे राधा कृष्ण दास का नाटक महारानी पद्मावती और धर्मपाल। तो महारानी पद्मावती और धर्मपाल, महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी, और दुखिनी बाला। तो दुखिनी बाला कई बार पूछा गया है, महाराणा प्रताप भी पूछा गया, तो याद कर लेंगे आप। राधा कृष्ण दास की रचना है महारानी पद्मावती, धर्मपाल और महाराणा प्रताप सिंह और राजस्थान केसरी और दुखिनी बाला। डॉक्टर नागेंद्र ने महाराणा प्रताप नाटक को ही भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक माना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र जो कहते हैं वो परीक्षाओं में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल का भी कथन कई बार पूछा जाता है, पता है आपको ये तो। और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये चार लोग ऐसे हैं जिनके कथनों को भी प्रश्न बना दिया गया है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने महाराणा प्रताप जो राधा कृष्ण दास ने लिखा था उसको भारतेंदु युग का एकमात्र हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक नाटक माना है। बाल कृष्ण भट्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। नल दमयंती स्वयंवर, बृहनल्ला, वेणु संघार, कलिराज की सभा, ये प्रहसन है। रेल का विकट खेल, ये भी प्रहसन है। बाल विवाह, ये भी प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी प्रहसन है। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है नल दमयंती स्वयंवर, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कई बार पूछा गया ये।
तो बाल कृष्ण भट्ट का नाटक देख लिया आपने, अब इसको याद भी करना होगा हम लोग को। आगे है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन का शॉर्ट नेम है, पूरा नाम याद कर लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जिनका नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, वृद्ध विलाप, वीरांगना, रहस्य जो अपूर्ण है। राधाचरण गोस्वामी की नाटक हैं सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्रीदामा, भंग तरंग, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तो बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे में स्त्री गमन पर व्यंग्य है। स्त्री गमन पर क्या है? पर स्त्री गमन पर, जो पराई नार पर नज़र रखते हैं ना, उन पर ये व्यंग किया गया है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण पर धर्म गुरुओं की पाखंडता का वर्णन है। ठीक है ना, धर्म गुरुओं की जो पाखंडता है उसका वर्णन किया गया है राधाचरण गोस्वामी के नाटक तन मन धन गोसाई के अर्पण में। प्रताप नारायण मिश्र भारत दुर्दशा, गो संकट, हठी हमीर एक पूछा गया है। कली कौतुक रूपक ये भी पूछा गया है। संगीत शाकुंतल। ठीक है, तो भारत दुर्दशा भी कई बार पूछा गया है, हठी हमीर भी और कली कौतिक रूपक भी। तो ये जो नाटक हैं किनके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के। देवकी नंदन त्रिपाठी की जो नाटक हैं वो यहाँ बहुत विस्तृत में दिया गया है, आप देख लीजिए। तो इनका पहला है पौराणिक नाटक और दूसरा है प्रहसन। तो पौराणिक नाटक में है देवकी नंदन त्रिपाठी का सीता हरण, रुक्मणी हरण, कंसवध और भारत हरण लगा है। तो पौराणिक नाटक है ये देवकी नंदन त्रिपाठी का। वहीं प्रहसन है इनका रक्षाबंधन, 1 से 3, स्त्री चरित्र, वेश्या विलास, बैल 6 टके को। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सीता हरण, रुक्मणी हरण, कंसवध, ये पूछा गया कई बार। और प्रहसन में देवकी नंदन त्रिपाठी का रक्षाबंधन ये पूछा गया है। ठीक है ना, आप देख लेंगे। आगे हैं शालिग्राम लाल, अभिमन्यु वध, कई बार पूछा गया है ये अभिमन्यु वध नाटक जो है। पुरु विक्रम, मोरध्वज, लावण्यति, सुदर्शन और माधव नल कामंग कंदला, ये भी पूछा गया कई बार। माधव नल कामंग कंदला शालिग्राम लाल जी का। अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य, गो संकट, ललिता नाटिका, मन की उमंग, खड़ग बहादुर मल, महाराज हरतालिका, कल्प वृक्ष, रति कुसुमा युद्ध, भारत आहत। बलदेव प्रसाद जी का नाटक है मीराबाई, विचित्र विवाह, समाज सेवक, लल्ला बाबू। वहीं और भी नाटककार हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी पर। चौपट चपेट मयंक मंजरी। किशोरी लाल गोस्वामी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाटक है चौपट चपेट और मयंक मंजरी। चौपट चपेट प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चो लफंगों आदि के विभत्स यानी घृणा और अश्लील चित्र अंकित किए गए हैं चौपट चपेट में। वहीं गोपाल राम गहमरी जैसे को तैसा व्यंग्यात्मक नाटक है। विद्या विनोद व्यंग्यात्मक नाटक है। देश दशा सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का वर्णन है। और भी कई नाटककार हैं आपके भारतेंदु नाटक में। तो भारतेंदु का नाटक में है देवकी नंदन खत्री, सीता हरण और रामलीला, ये भी देख लेंगे एक बार आप। देवकी नंदन खत्री है, सीता हरण और रामलीला। चलिए, भारतेंदु युग के अन्य अनुदित नाटक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अनुदित नाटकों से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो संस्कृत में भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित का अनुवाद किन्होंने किया है देखिए। तो वो हैं देवदत्त तिवारी, नंद लाल विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम और कविरत्न सत्यनारायण। तो इन्होंने संस्कृत में जो भवभूति द्वारा लिखा गया नाटक है उत्तर रामचरित, उसका अनुवाद किया है, ठीक है ना। संस्कृत में भवभूति द्वारा रचित माधवम का अनुवाद किन्होंने किया है? शालिग्राम जी ने और लाला सीताराम ने। वहीं उन्हीं की महावीर चरितम भवभूति द्वारा लिखित है नाटक ये, इसका अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया है नंद विश्वनाथ दुबे ने। कालिदास द्वारा मालविका
मालविकाग्निमित्रम का अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय का नाटक अनुवाद किया है शीतला प्रसाद ने, अयोध्या प्रसाद चौधरी ने। वहीं शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक का अनुवाद किया है गदाधर भट्ट ने और लीला सीताराम ने। संस्कृत में श्री हर्ष द्वारा रचित रत्नावली का नाटक का अनुवाद किया है देवदत्त तिवारी ने और बाल मुकुंद सिंह ने। संस्कृत में भट्ट नारायण द्वारा रचित वेणी संहार नाटक का अनुवाद किया है ज्वाला प्रसाद सिंह ने। अब ये बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुदित नाटक हैं, वो हैं, देख लीजिए आप, मतलब जो बांग्ला से ट्रांसलेट की गई हिंदी में। तो कौन कौन है, इसका मूल लेखक कौन है, मूल नाटक का नाम क्या था, ठीक है ना, और अनुवादकर्ता कौन है, ये देखना है हम लोग। तो माइकेल मधुसूदन लेखक का नाम है, मूल लेखक का नाम, और मूल नाटक का नाम है पद्मावती और इसका अनुवाद किया है बालकृष्ण भट्ट ने। माइकेल मधुसूदन की और दो रचनाएं हैं शर्मिष्ठा और कृष्ण मुरारी, ठीक है ना, ये मूल नाटक का नाम है और इसको अनुवादित किया है रामचंद्र शुक्ल ने, कृष्ण मुरारी को किया है रामकृष्ण वर्मा ने। मनमोहन बसु, सती उदित नारायण लाल, राजकिशोर देव, पद्मावती रामकृष्ण वर्मा, द्वारिका नाथ गांगुली, वीर नारी रामकृष्ण वर्मा। इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है ये पद्मावती है ना, कि पद्मावती से हो सकता पूछा जा सके। तो पद्मावती के लेखक मुख्य हैं माइकेल मधुसूदन, जिसका अनुवाद किया है बालकृष्ण भट्ट ने। इम्पोर्टेंट भी बन रहा का, बालकृष्ण भट्ट ने पद्मावती का अनुवाद किया। जो पहले इनके मूल लेखक है कौन है, माइकेल मधुसूदन, और राजकिशोर देव ने भी लिखा है पद्मावती और इसका अनुवादकर्ता कौन है, रामकृष्ण वर्मा। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद नाटक कौन कौन है देख लीजिए आप। तो शेक्सपियर के द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, देख लीजिए आप। मर्चेंट ऑफ नेविस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, और इनका अनुवादकर्ता कौन है, आर्या। मर्चेंट ऑफ नेविस हैं और द कॉमेडी ऑफ एरर्स के हैं इमजाद अली। द कॉमेडी ऑफ एरर्स दोबारा लिखा गया है लाला सीताराम। एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ, रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ, मैकबेथ मथुरा प्रसाद उपाध्याय। और जो नाम अलग नाम से इसको रचित किया गया हिंदी में, वेनिस का व्यापार, मर्चेंट ऑफ वेनिस। भ्रमजालक, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। भूल भुलैया, द कॉमेडी और एरर्स। एज यू लाइक इट, इसको मन भावन के नाम से अनुवाद किया गया। रोमियो जूलियट प्रेम लीला। मैकबेथ साहसेंद्र साहस। वहीं जोसेफ एडिशन ने लिखा था नाटक केटो, जिसका अनुवाद करता है बाबू तोताराम, कृतांत के नाम से उन्होंने किया है। तो हमने भारतेंदु कालीन नाटक पढ़ लिया और उसके पहले पूर्व भारतेंदु नाटक पढ़ा। अब जानेंगे प्रसाद कालीन नाटक, जय शंकर प्रसाद पूरा नाम। तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानते हैं जो ऐतिहासिक नाटककार के आपके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। पहला है सज्जन, कल्याणी परिचय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख और अजातशत्रु, जन्मे जय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये उनके 13 नाटक यहाँ देखिए दिए गए हैं, और भी नाटक होंगे, लेकिन में इम्पॉर्टेंट जो है वो है पहला आपका सज्जन, क्योंकि ये उनका पहला नाटक है, ठीक है ना, जो 1910 में लिखा गया। उसके बाद है करुणालय, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। राजशत्रु तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये पूछा गया कई बार। कामना, ये उतना मैंने देखा नहीं है। तो ये प्रबोध चंद्रोदय शैली पर आधारित नाटक है ये। स्कंदगुप्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तो इम्पॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाट्य रचना है, ठीक है ना। इसमें तलाक व पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण तथा गुप्तकालीन समाज का चित्रण भी किया गया है। तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बताया गया है और गुप्तकालीन समाज का चित्रण भी किया गया है ध्रुव स्वामिनी में। अब बहुत सारी बातें हम लोग को जाननी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रसाद जी के नाटक ना तो सुखांत नाटक माने जाते हैं ना दुखांत, अपितु इनको प्रसादांत की संज्ञा प्रदान की जाती है।
इनके नाटकों में राष्ट्रीयता और पाश्चात्य दोनों प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। इनके नाटक रंगमंचीय नाटकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, यानी इनको रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सके ऐसा नाटक की श्रेणी में इनके नाटकों को नहीं रखा गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह प्रसिद्ध गीत इनके चंद्रगुप्त नाटक में संग्रहित है। इस नाटक की नारी पात्र अलका हैं और अलका द्वारा राष्ट्रभक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए गीत बोला गया है। इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक के एक पात्र है, नारी पात्र जो अलका हैं, जो इस पंक्ति के द्वारा राष्ट्रभक्तों का क्या कर रही हैं, मनोबल बढ़ा रही हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र अलका द्वारा। इनके प्रारंभिक नाटकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव पाया जाता है। शुरुआती में जो नाटक लिख रहे थे उसमें पारसी रंगमंच का प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुछ रंगमंचीय लक्षण नजर आते हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी में करुणालय हिंदी साहित्य की पहली गीति नाट्य रचना मानी जाती है। कैसी रचना? गीति नाट्य रचना। नाटक में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है ना, जिसमें राजा हरिश्चंद्र वह शुनह शेप की बलि की कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की और शुनह शेप की बलि की कथा प्रस्तुत की गई है। तो पहली गीति नाट्य कौन सी है? करुणालय। इनके कामना नाटक से हिंदी के प्रतीकवादी नाटक परंपरा का विकास हुआ माना जाता है। कामना जो नाटक है वो हिंदी का प्रतीकवादी नाटक परंपरा का विकास करता है। अगले नाटककार हैं प्रसादकालीन नाटककार में लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके देख लीजिए बहुत सारे नाटक हैं। अशोक, सन्यासी, मुक्ति से, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, रुणध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, कवि भारतेंदु, दशाश्वमेध, अपराजित, चक्रव्यूह, नारद की वीणा। तो मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो सिंदूर की होली कई बार मैंने देखा है प्रश्नों में। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की याद रखें, सिंदूर की होली, लक्ष्मी जी लाल लाल है ना, तो सिंदूर की होली हो गई आपकी। और भी बहुत सा, नारद की वीणा हो गया, वत्सराज भी, तो ये सब याद कर लेंगे आप, ठीक है। इनके सन्यासी नाटक में विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट की कथा वस्तु का चित्रण किया गया है। किसमें? सन्यासी नाटक में, जो कि इन्होंने लिखा है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। सिंदूर की होली नाटक में विधवा विवाह एवं नारी उद्धार का समर्थन किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो डॉक्टर बच्चन जी का कथन है कि ये जो लेखक हैं नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ये हिंदी नाटककार में समस्यात्मक नाटकों के क्या हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, रुक्मणी परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, ये भी इम्पॉर्टेंट, तो याद रख लेंगे आप, रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी हैं अंबिका दत्त त्रिपाठी, सीता स्वयंवर नाटक, सिया शरण गुप्त, पुण्य पर्व, रामचरित्र उपाध्याय, देवी द्रौपदी, राम नरेश त्रिपाठी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुभद्रा, जयंत, पैसा परमेश्वर, सेठ गोविंदास। देखिए कितना बड़ा है इनका, कितना नाटक है, देख लीजिए आप। 100 नाटक इन्होंने लिखे हैं, किन्होंने? सेठ गोविंदास ने। क्या पढ़ूँ मैं क्या छोड़ूँ, इसलिए आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने देखिए कितना सा नाटक लिखा है, देख लीजिए आप। अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सुहाग बिंदी या सिंदूर की बिंदी, तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी पढ़ लें आप। उपेंद्र नाथ अश्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंजो दीदी इनका बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने उपेंद्र नाथ अश्क को हिंदी के पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। इनका कहना है ये बच्चन सिंह के अनुसार। अंजो दीदी इनकी सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति मानी गई। मैंने बताया ना उपेंद्र नाथ अश्क की अंजो दीदी का यह पूछा गया है। उदय शंकर भट्ट, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए आप सब पढ़ेंगे, ठीक है।
वृंदावन लाल शर्मा, इनका इम्पोर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, राम वृक्ष बेनीपुरी, अम्बपाली सीता की कथा, सीता कथा। आगे हैं बद्रीनाथ भट्ट, मुंशी प्रेमचंद, करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, देख लें आप। श्री दामा है राधा चरण गोस्वामी जी की। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं ये सब आ सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। जहाँ मुझे लगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप देख लेंगे। तो प्रसाद दोत्तर नाटक की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रसाद जी के नाटकों के क्रम। अब प्रसाद दोत्तर कालीन नाटक, विष्णु प्रभाकर हैं इसमें, देख लें आप। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, देख लें यहाँ पे सब। धर्मवीर भारती की मोस्ट इम्पोर्टेंट अंधा युग, ये तो आना ही है परीक्षा में, बिल्कुल आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती की अंधा युग, ये एकदम बिल्कुल आना है परीक्षा में। विनोद रस्तोगी, ये मैंने देखा नहीं है। नरेश मेहता, इनका भी नाटक उतना नहीं आता है। और दूसरी चीज़ें हैं जो अलग अलग गद्य शैलियाँ वो आती हैं। मनु भंडारी, बिना दीवारों का घर, रजनी दर्पण, महाभोज, ये पूछा गया है। महाभोज तो उपन्यास है ना, चलो ठीक है। मोहन राकेश, ये क्या पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की ज़मीन, अधूरा नाटक। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इनमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। मादा कैक्टस, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। मादा कैक्टस, अंधा कुआं, पहला नाटक है इनका, लिखा ना, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रात रानी, दर्पण। सुमितानंद पंत, ज्योत्सना, रथ शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, गिरजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, एक कंठ विश्वाई, गीति नाट्य है दुष्यंत जी का, एक कंठ विश्वाई। अज्ञे जी का उत्तर प्रदेशी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बकरी कई बार पूछा गया सर्वेश्वर जी के बारे में, ठीक है ना, ये याद रख लेंगे आप। भीष्म साहनी का भी इम्पोर्टेंट है। कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला। निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल, हल्ला बोल। हबीब तनवीर, राम कुमार वर्मा, हमीदुल्ला, मृदुला गर्ग, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें, ये देख लेंगे आप। एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें, बहुत सारे हैं। कमलेश्वर, अधूरी आवाज़, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे याद होता जाएगा आपको, ठीक है ना। ये समाप्त हो गया आपका नाटक का।
अगले वीडियो में मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा ताकि आप इतना आपको ना पढ़ना पड़े, बस आज तो लॉन्ग नोट्स हो क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए।